सवाल उठता है कि जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह जो सर्वाधिक अंशों के साथ विद्यमान हो, इसमें राहु और केतु को नहीं लिया जाता है। राहु और केतु को नहीं लिया जाता है, बाकी सारे ग्रह इसमें आते हैं। आत्मकारक ग्रह का चयन ऐसे ही होता है कि सर्वाधिक अंश के साथ जो ग्रह उपस्थित है वही आत्मकारक ग्रह होता है। और तो और इस आत्मकारक ग्रह में इतनी शक्ति होती है कि अगर ये आत्मकारक ग्रह आपके नवांश कुंडली में, मान लीजिए नवांश चक्र में वो ग्रह जहां बैठ गया, नवांश चक्र में आत्मकारक ग्रह, इस पे ही संपूर्ण सिद्धांत है कि नवांश चक्र में आत्मकारक ग्रह जहां बैठ गया उससे 4 घर आगे, उससे चौथे, 7वें और 10वें घर में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाए तो ये जातक को तेजस्वी, अमित तेजस्वी राजा बना देते हैं। क्या कहा कि नवांश कुंडली में लग्न कुंडली का आत्मकारक ग्रह जहां बैठा हो वहां से चौथे, 7वें और 10वें घर में अगर कोई शुभग्रह, एक शुभग्रह बैठा हो, शुभग्रह में कौन आएंगे? गुरु, शुभग्रह में आएंगे चंद्रमा, शुभग्रह में आएंगे बुध और शुभग्रह में आएंगे शुक्र। मतलब इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपकी आत्मकारक कुंडली में बलवान होकर नवांश चक्र में बैठा है तो उस अब होगा क्या, इसका फायदा क्या होगा कि इन चारों ग्रहों के कारण जो आत्मकारक से चौथे घर में बैठे हैं उनके कारण कुंडली के बल में वृद्धि हो जाती है ना। राहु केतु को छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में 5 नंबर की कुंडली बनती है, 5 बना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। उदाहरणार्थ आपकी कुंडली के मंगल जो चौथे भाव के स्वामी हैं उनका अंश बनता है 27 अंश 52 कला। मतलब ये ग्रह आपकी कुंडली में 27 अंश 52 कला के साथ सर्वाधिक अंशों के साथ आत्मकारक ग्रह बन गया। अब मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए इसको ही नवांश चक्र भी मान लेते हैं। तो नवांश चक्र में अगर ये ग्रह जहां बैठा है वहां से चौथे घर में चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, इन चारों में से कोई भी एक ग्रह बैठेगा तो इन चारों ग्रहों की दशाएं भी और मंगल की दशा भी सपोर्ट करने वाली हो जाएंगी। कोई भी एक ग्रह, चंद्रमा भी सपोर्ट करेंगे, मंगल भी सपोर्ट करेंगे। उस आत्मकारक से गुरु अगर बैठे तो गुरु भी सपोर्ट करेंगे, मंगल भी सपोर्ट करेंगे। इस मंगल से आत्मकारक ग्रह से बुध चौथे भाव में बैठे हैं, 7वें 10वें भाव में। अब सामान्य बात है कि उस व्यक्ति की कुंडली कितनी बलवान हो जाएगी। मान लीजिए आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में मंगल बने, वो किसी भाव में बैठ गए, मैंने इनको चौथे में बैठाया, वहां से चौथे घर में चंद्रमा बैठ गए और ठीक वही सिद्धांत कि 7वें घर में एक और शुभग्रह बैठ गया, गुरु बैठ गए, और ठीक दूसरा सिद्धांत कि उससे केंद्र में एक और अन्य शुभग्रह शुक्र बैठ गए। तो सोच के देखिए कि ये कुंडली कितनी बलवान हो जाएगी। ऐसे ही कुंडली का बल मजबूत और कमजोर होता रहता है। आत्मकारक ग्रह से चौथे घर में शुभग्रह, 7वें घर में कोई एक या 10वें घर में कोई एक शुभग्रह बैठ गया। अब एक सिद्धांत और भी है जिसको समझना होगा कि जन्म कुंडली में चाहे जिस भी लग्न की कुंडली बनी है, मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली मैंने बनाई है, सिंह लग्न की कुंडली में आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह गुरु बन गए। उदाहरण मान लीजिए गुरु बन गए, तो अब विचार करिए, फिर इस पे समझना होगा। ये दूसरा सिद्धांत है जो उससे भी ज्यादा बलवान हो जाएगा। कैसे? जिस भी लग्न की कुंडली बनी है उस लग्न की कुंडली के लिए जो योग कारक ग्रह होता है, अगर वही जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह हो, सिंह लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं मंगल और योग कारक होते हैं गुरु। इन दोनों में से कोई एक ग्रह अगर आपकी कुंडली का आत्मकारक बन गया, मान लीजिए मंगल या गुरु में से कोई एक ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित हो गया और वही ग्रह नवांश चक्र में जहां बैठा उससे चौथे, 10वें, 7वें घर में कोई एक शुभग्रह बैठ गया, तो ये कुंडली आपकी 50% पिछले वाले सिद्धांत से और 50% इस वाले सिद्धांत से 100% तक आपकी कुंडली बलवान बन गई।